हेलो ऑल। आज हम लोग क्लास 11 का पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल टॉपिक्स है एंड इस पे कोई स्पेशल क्वेरीज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, एक्सेप्ट समटाइम्स वी हैव सीन दैट क्वेश्चंस रिगार्डिंग डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज हैज कम। उसको हम बाद में डील करेंगे, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है बिकॉज अभी जस्ट आप 10 से 11 में गए हैं और 10 से 11 में फिजिक्स के सिलेबस में बहुत डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को हम ग्रेजुअली ब्रीच करेंगे सो दैट अंडरस्टैंडिंग में कहीं भी किसी तरह की कमी ना रह जाए। तो उसी तहत पहला जो चैप्टर है हम यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस में पढ़ने से पहले हमें पहले पता करना पड़ेगा हमारा जो मेजर क्वेश्चन है कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी या व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी हम उन तरह की क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको भी हम मेजर कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल है। मतलब फिजिकल क्वांटिटी इज एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड, which can be measured. Sorry, measured. Now anything which can be measured like what? Like suppose that आपके घर पे you have been told कि बाजार जाओ और 10 किलो राइस लेके आओ। तो जब मैं ये बातें कहता हूँ कि बाजार जाओ 10 किलो राइस लेके आओ, तो इस राइस के पैकेट में, इस राइस में क्या चीज इन्वॉल्व है? एक खाली एक टर्म इन्वॉल्व है 10 किलो। लेकिन अगर मैं सिर्फ ये बोलूं दुकानदार को कि मुझे राइस दे दो, तो वो कितना राइस देगा? उसको मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि राइस देने के लिए मुझे 10 किलो राइस चाहिए, कि मुझे 20 किलो राइस चाहिए, कि मुझे 10 दाने राइस के चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि जब तक वो इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होगी, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करना किसी की भी बस की बात नहीं है। तो राइस एक ऐसा चीज है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसको मेजरिंग क्वांटिटी क्या हो रही है? उसको मेजरिंग हम कर रहे हैं किलो में। लेकिन अगर वही हम जाके घर दुकानदार को बोले कि मुझे 10 लीटर राइस दे दे, तो कंफ्यूज हो जाएगा। और वो कंफ्यूज इसलिए होगा बिकॉज आमतौर पे हम राइस को केजी में मेजर करते हैं, ना कि लीटर में मेजर करते हैं। सिमिलरली अगर हम वो दूध मांगने जाए, मिल्क मांगे उनसे, दुकानदार से मिल्क लेके आए और उसको बोले कि 10 लीटर दूध दो, तो इट मेक सेंस। तो इसका मतलब कि हम अलग अलग क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए भले मैग्नीट्यूड, इस क्वांटिटी की वैल्यू भले हम 10 रखें, लेकिन इसको, जिसको हम यूनिट्स कहते हैं, इसको हमें वेरी करना पड़ता है। राइट, इसको हमें वेरी करना पड़ता है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी, मतलब ये दोनों एक फिजिकल क्वांटिटी है क्योंकि इन दोनों का मेजरमेंट पॉसिबल है, मिल्क एंड राइस। इन दोनों का फिजिकल क्वांटिटी को हम इसको मेजर कर सकते हैं। और इस मेजर करने के कारण ही इन क्वांटिटी को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि मैं आई एम वेरी हैप्पी, अगर मैं ये बोलता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी टूडे, तो मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकता है मैं कितना खुश हूं। तो मैं बोलूंगा मैं बहुत खुश हूं, या बहुत दुखी हूं, या बहुत परेशान हूं। ठीक है, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते कि कितना किलो खुशी है, कितना लीटर मुझे दुख है। इस तरह की बातें हम नहीं कह सकते। मतलब ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटीज है, ये फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है। तो अब हम इस पॉइंट पे क्लियर है कि फिजिकल क्वांटिटी हम बेसिकली उन क्वांटिटीज को कह रहे हैं जिन क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कह रहे हैं। और जिस क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्वांटिटी कहते हैं। आई थिंक आई एम क्लियर, सो लेट्स मूव अहेड। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज यूनिट? यूनिट क्या है? तो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि हम 5 किलो राइस में, 5 किलो राइस में ये केजी जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली मेजरमेंट का एक स्टैंडर्ड है फॉर मेजरिंग राइस और ग्रेन्स। तो इसको हम यूनिट कहते हैं। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट हमें क्या बेनिफिट देता है? अगर मैं ये कहूं, मैं आपसे ये पूछूं कि 10 किलो राइस ज्यादा ज्यादा बड़ा क्वांटिटी है कि 5 किलो, कौन ज्यादा बड़ा क्वांटिटी है? तो आप इजीली कहेंगे कि 10 किलो राइस जो है वो आपका ज्यादा है। लेकिन मैं यही कहूं कि 100 ग्राम राइस ज्यादा है कि 5 किलो,
तो फिर अचानक से आपका दिमाग आएगा कि नहीं यार, ये तो 5 किलो है, क्योंकि हमारा कॉमन सेंस हमें ये बताता है कि 5 किलो ज्यादा है। लेकिन अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड पे जाइए तो देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ तो जजमेंट अगर हम ये अगर बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, नाइफ तरीके से सोचे तो 10 तो 5 से बड़ा होता है, इसलिए 10 बड़ा है। लेकिन यहाँ तो फिर मुझे 100 को देखना चाहिए कि 100 इज ग्रेटर देन 5, तो हमने 100 को ज्यादा क्यों नहीं कहा? तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट कंपैरिजन है वो इसके साथ में लगी हुई यूनिट्स के कारण है, ना कि इसके साथ लगी हुई इन मैग्नीट्यूड के, इन नंबर्स के कारण है। तो क्वांटिटी, ये यूनिट्स जो है बेसिकली आपको ये मेजरमेंट देता है, ये सेंस देता है कि इनको कंपेयर करना है तो कौन ज्यादा बड़ा होगा या कौन लेस है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपको मेजरमेंट के लिए एक रेफरेंस पॉइंट देता है। तो यूनिट्स क्या है? यूनिट्स आर इंटरनेशनली accepted reference points for measurements, which help us to compare two physical quantity to similar physical quantity, Hope I am clear. नाउ हम एक चीज आपसे पूछते, अब एक और क्वेश्चन हमारे बीच में खड़ा होता है, ये खड़ा होता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम 5 किलो राइस इंडिया में ले एंड 5 किलो राइस यूएस में ले, तो कहाँ हमें ज्यादा राइस के ग्रेन्स मिलेंगे? तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. दिस इज अ राइस पैक of 5 kilo and we are buying this rice in US and in India. तो हमें राइस ग्रेन्स किस पैक में ज्यादा मिलेंगे? तो आप कहेंगे कि सर ये अजीब सा सवाल है, 5 किलो राइस तो यूएस और इंडिया में बराबर ही होगा ना, डिफरेंट क्या है? तो ये डिफरेंट क्यों नहीं है? क्वेश्चन ये है, क्या डिफरेंट इसलिए नहीं है कि हमने दोनों जगह का जो बैलेंस है, मेजरमेंट करने का जो बैलेंस है, उनको सेम बना रखा है, स्टैंडर्ड सेम है। कि यहाँ जो मान लीजिए हम मेजर कर रहे हैं जिस बैलेंस से, जैसे, और इंडिया में जो मेजर कर रहे हैं, क्या उन दोनों की रीडिंग बराबर आती है, इसकी वजह से बराबर है? या हमने स्टैंडर्ड ही ऐसा रखा है कि 5 किलो राइस जो है यूएस और इंडिया में हमेशा बराबर आएगा? तो इसी बेसिस पे क्या है कि जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड तैयार करना पड़ता है। तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेजरमेंट यूनिट के मेजरमेंट के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है, ठीक है, जिसके बेसिस पे फॉर एग्जांपल हमने 1 किलो कहीं ना कहीं डिफाइन कर रखा होगा। उस 1 किलो की बेसिस पे हम बेसिकली उसका 5 टाइम्स करें तो 5 किलो डिफाइन होती है, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हमें 1 सेकंड, अगर हम बोलते हैं कि 1 सेकंड टाइम का मतलब क्या है, तो अगर 1 सेकंड टाइम का हमसे कोई मतलब पूछे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी ने तो बोला होगा कि भाई यहाँ से यहाँ होगा इतना टाइम, अगर बीतेगा तो उसको 1 सेकंड कहेंगे। तो उसके लिए भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इसके पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन डालूं तो बोलते हैं कि सीजियम 130 के जो एटम्स हैं उनके 9 लाख प्लस वाइब्रेशंस को एक सेकंड का टाइम लगता है एटॉमिक क्लॉक में। तो इससे बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स आ रखा है। तो इसी तरह सारे के सारे जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, वो इस तरह का एक्सपेरिमेंट्स करती है जिसकी बेसिस पे वो स्टैंडर्ड तैयार करती है, ठीक है। तो इस स्टैंडर्ड के बेसिस पे हर जगह पे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी का वैल्यूएशन जो है वो सेम होता है। एम आई क्लियर? ओके, ओके। अब हम एक चीज पूछते हैं, अगर हमें मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी, हमने कहा कि फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, अगर हम बोले कि इस एक घर है, इस घर का लेंथ नापो, तो आप क्या करेंगे? एक स्केल लाएंगे या एक मीटर एक में ये लाएंगे, टेप लाएंगे एंड इसको मेजर कर लेंगे, राइट? एक टेप से इसका मेजरमेंट कर लेंगे। अब मैं बोलता हूं इसका एरिया मेजर करो। क्या मेजर करो? एरिया। तो आपको क्या मेजर करना पड़ेगा? एरिया मेजर करने के लिए इसका लेंथ भी मेजर करना पड़ेगा, इसका ब्रेथ भी मेजर करना पड़ेगा।
तो इसमें दो चीज इंक्लूड हो गई, लेंथ एंड ब्रेथ। मैं बोलूंगा ठीक है, लेंथ को तो आपने टेप से नाप लिया, ब्रेथ को कैसे नाप मेजर करोगे? तो अब ब्रेथ के लिए भी क्या करोगे, यू अगेन यूज दैट टेप, इधर से इधर यूज करोगे टेप को और आप मेजर कर लोगे। तो बेसिकली आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है टू मेजर इज सेम, द टेप, यू आर यूजिंग द मेजरिंग टेप टू मेजर द लेंथ एंड ब्रेथ, लेकिन आपको दो बार मेजर करना पड़ रहा है एरिया के लिए, एंड सिंगल टाइम यूज करना पड़ रहा है लेंथ के लिए। तो इसका मतलब ये भी आपका मान लीजिए कि लेंथ जो है उसको हम लिखते हैं बेसिकली, मान लीजिए 4 मीटर लेंथ है, छोटा कमरा सोच लीजिए, 4 मीटर लेंथ है एंड चौड़ाई जो है मान लीजिए कि 2 मीटर। तो हमारे पास हो गया ये 2 मीटर प्लस 4 मीटर हो गया 8 मीटर स्क्वायर। तो हमने बोला एरिया ऑफ फ्लोर जो है 8 मीटर स्क्वायर है, जबकि लेंथ अगर हम बोल रहे थे तो ओनली 1 मीटर कह रहे थे। तो इसका मतलब क्या है, किसी मीटर से मतलब लेंथ को ही डबल बार मल्टीप्लाई करने से एरिया निकल रही है। तो इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटी जो है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड into two types. First is fundamental quantity and second is derived quantities. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लेंथ जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया लेंथ को दो बार मल्टीप्लाई करने से आ रही है। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग, कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज है कोई पूछे तो कितने डेराइव्ड क्वांटिटीज है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज तो एज मेनी एज हम निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें फिक्स क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितना है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को फिक्स करने के लिए जो अभी करंट स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल मेजरमेंट है, तो एक सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनली। सो ये सिस्टम बेसिकली आपको डिफाइन करता है 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या क्या है? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं आपके लेंथ, मास, टाइम, एम्पियर करंट, उसके बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, टेम्परेचर इन केल्विन, and luminosity intensity, that is called candela, CD unit. I'm just writing the unit. So these are the 7 fundamental quantities, physical quantities. इसी फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे हमें बाकी सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक्सप्रेशंस निकालना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हमसे ये कोई ये पूछे कि जो है फॉर एग्जांपल अभी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि लेंथ को हमने जस्ट मीटर से मेजर किया और एरिया को मीटर स्क्वायर से, तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर में 2 L आ रहे हैं। तो इसका मतलब हम इसको अगर लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं कि ये L का पावर स्क्वायर है तो एरिया आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये जो मेजरमेंट है, इन मेजरमेंट्स को जब भी हम एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं कि हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स फंडामेंटल क्वांटिटीज, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली डायमेंशन एनालिसिस। कि हाउ मेनी माने व्हाट आर द डायमेंशंस इन्वॉल्वड। ठीक है, तो पहले आप थोड़ा सा अपना लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, इसको डायमेंशंस एनालिसिस कह रहे हैं। तो डायमेंशनल एनालिसिस मैंने क्या कहा कि हाउ ए फिजिकल क्वांटिटी आर बेस्ड ऑन देयर फंडामेंटल क्वांटिटीज। सिंपल डेफिनेशन इज हाउ ए derived physical quantity
is related to its fundamental quantities. फॉर एग्जाम्पल, जब हम यहाँ वापस से लिख देते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के हम डायमेंशंस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे अगर मास को, अगर मान लीजिए हमने मास को एक्सप्रेस करना है, ये मास है, मास को एक्सप्रेस करना है तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं, m से। लेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, l से। टाइम को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल T से। एम्पियर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, a से। करंट को, दिस इज करंट, यहाँ मैं करंट लिख देता हूँ, इसके बारे में बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम जस्ट 7 को कंप्लीट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग मोल से करते हैं, स्मॉल MOL लिखते हैं, ठीक है। टेम्परेचर को अगर हम लिखते हैं तो केल्विन में लिखते हैं। मेजरमेंट यूनिट केल्विन है तो उसको कैपिटल K से हम डिनोट करते हैं। अगर हम लुमिनिसिटी को डिफाइन करते हैं, लुमिनिसिटी को डिफाइन करते हैं तो CD से करते हैं। तो ये 7 क्वांटिटीज। अब अगर हमसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम, ओके। तो अगर हमें डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम पता करना है तो हम क्या जानते हैं कि जब वॉल्यूम, हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम निकालना है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमें इसकी डेप्थ की जरूरत पड़ती है, इसकी बेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, राइट। तो इसको अगर हम करते हैं, इसको बने कि 2 बेस की जरूरत पड़ती है, मतलब यहाँ ऊपर हो गया एरिया, नीचे एरिया हो गया। मतलब जब भी हम वॉल्यूम का इसका करेंगे तो बोलेंगे क्यूबिक मीटर, मतलब मीटर क्यूब में बोलते हैं। तो इसका मतलब इसमें 3 लेंथ इन्वॉल्व है, लेकिन कोई मास इन्वॉल्व नहीं है, कोई टाइम इन्वॉल्व नहीं है इसको डिफाइन करने में, वॉल्यूम को डिफाइन करने में। नाउ व्हाइल डिफाइनिंग द वॉल्यूम वी जस्ट नीड द लेंथ, okay, which is measured in meter, centimeter, whatever, but all those are part of length only. Okay, the units are only changing, but the dimensional is only meter length. So there is L cube, and what is the power of m? Is m0. There is nothing, there is no mass involved, there is no time involved. So what is the dimensional formula of volume? Is m0 L3 and T0. I hope I'm clear. This is the dimensional formula of volume. Let us practice few more so that you can understand that how it is going, and then we'll get into the use of dimensional formula, that how dimensional formula is helpful in understanding the physical equations and all that. For example, हमसे कोई पूछता है कि what is the dimensional formula of force. तो हमने अपने 9th में पढ़ा है कि फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। और जब हम मास, तो मास के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, m होता है, हमने m को सेव कर लिया। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। सो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हम निकालते हैं तो बेसिकली कोई ना कोई फिजिकल इक्वेशंस को लेते हैं, फिर उसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे हमने मास को और फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ नहीं सकते, इसलिए मास को हमने जस्ट m लिख दिया। एक्सेलरेशन को हम फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ सकते हैं, एक्सेलरेशन डिपेंडेंट ऑन वेलोसिटी, और टाइम पे डिपेंड करेगा तो हमने उसको तोड़ दिया। अब हम फिर फर्दर हम देखते हैं कि वेलोसिटी भी एक ऐसा है जो कि किसी न किसी से ओरिजिनेट हुई है। तो वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, ओके। तो अब इन तीनों को अगर हम ये करें तो हो सकता है कि मास इनटू, मास तो हमने लिख ही दिया, ये खत्म हो गया। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने, डिस्प्लेसमेंट को हम मेजर करते हैं एल में, तो हमने एल कर दिया। और टाइम 2 है तो ये हो गया टाइम स्क्वायर। तो ये पूरा पूरी जो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस 2। क्लियर, समझ में आ गया।
तो स्टेप्स क्या इन्वॉल्व है? स्टेप्स हमेशा यही इन्वॉल्व है कि आपको जब भी किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, आप उस ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को किसी फिजिकल इक्वेशंस में, फिजिकल को जो रिलेटेड फिजिकल इक्वेशंस को आप लिखें और उसको फिर फंडामेंटल यूनिट्स में तोड़ते तोड़ते आप उसको रिप्लेस कर दें उनके डायमेंशंस। क्लियर? जैसे हमने मास को पहले फोर्स का इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन लिखा, मास इनटू एक्सेलरेशन, फिर फोर्स को हमने मास को मास लिख दिया बिकॉज मास को हम फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकते, दिस इटसेल्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज। बट एक्सेलरेशन को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं वेलोसिटी बाय टाइम, फिर वेलोसिटी को हम फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का हम लिख सकते हैं ऑब्वियसली, डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए लेंथ का इस्तेमाल करेंगे, तो लेंथ एंड टाइम के लिए टी, तो mL/t-2। तो दिस इज द वे। अभी 1 मिनट इस वीडियो को अपनी तरफ से आप पॉज करते हुए आप एक चीज निकालें कि what is the dimensional formula of पावर। पावर का आप निकालें, वीडियो को पॉज कर लें और आप पावर को निकालें, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ ना कुछ किया होगा, अगर नहीं किया तो हम चेक करते हैं वापस से। तो अगर हमको किसी ने भी, अगर किसी को भी पता हो तो पावर इज व्हाट? पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क डन, दैट मींस वर्क डन बाय टाइम। हमने ये पढ़ा है। अच्छा, कोई लोग ये भी कह सकते हैं सर हमने तो पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट पढ़ा है। ओके, कोई कह सकता है सर हमने तो ये इक्वेशन लिखा था I²R। तो ये सारे के सारे इक्वेशन सही हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, आप इसमें ऐसा नहीं कि आप एम्पियर इस्तेमाल करेंगे तो आपको कोई रॉन्ग मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, रॉन्ग मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं वर्क बाय टाइम भी यूज कर सकता हूँ, वोल्टेज इनटू, लेकिन वोल्टेज को फिर फर्दर मुझे तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, वोल्टेज का और बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है उसमें तोड़ना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को उसको बेसिक क्वांटिटी में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो अल्टीमेटली अगर सबको हम मैच करेंगे तो एक ही आएगा, ठीक है? लेकिन एनीवेज हम यहाँ से चालू करते हैं सिंपल से कि पावर इक्वल टू नथिंग बट द रेट ऑफ वर्क। तो जब वर्क की बात करते हैं तो वर्क इक्वल टू नथिंग बट द वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फोर्स का हमने अभी निकाला था मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसका हमने फर्दर निकाला था एक्सेलरेशन को वेलोसिटी बाय टाइम, तो नीचे टाइम टाइम 2 बार आ गया तो टाइम स्क्वायर हो गया। फिर इसको हमने निकाला था वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट 2 हो गया तो हमने डिस्प्लेसमेंट को d² लिख दिया और नीचे t³ कर दिया। अब इसको हम रिप्लेस कर देते हैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला से, तो ये हो गया m, ये हो गया L², ये हो गया t-3। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। फिर से समझते हैं, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ वर्क टाइम, रेट ऑफ वर्क डन। वर्क डन को लिखना चाहेंगे तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स को लिखना चाहेंगे तो मास इनटू एक्सेलरेशन। डिस्टेंस को चूंकि हम मीटर से ही मेजर करते हैं तो इसलिए हम उसको L से रिप्लेस कर सकते हैं, तो हमने L से रिप्लेस कर दिया। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी बाय टाइम लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी टाइम चूंकि ऑलरेडी है तो वेलोसिटी बाय टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम स्क्वायर हो जाएगा। वेलोसिटी को मेजर करने के लिए अगेन हम डिस्प्लेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं, डिस्प्लेसमेंट 2 बार आ गया तो इसको हम L² लिख सकते हैं, टाइम के लिए t³ हो गया तो mL/t-3। तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये डायमेंशन हम पढ़ रहे हैं इसका फायदा क्या है, क्या फायदा हो रहा है इससे हमें? जैसे कोई ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ मतलब ठीक है, अगर हमें डायमेंशन पता नहीं चलेगा तो हमें क्या इस्तेमाल हो जाएगा? तो सबसे पहली बात, मैं उसको वहां जाने से पहले एक दो चीज आपको क्लियर कर दूं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कोई कहे कि 2 किलो और 2 मीटर को जोड़ के क्या होगा, तो कोई बोलेगा कि सर आप पागल है कि किलो और मीटर को जोड़े कैसे?
मतलब ये चीज हमारे कॉमन सेंस में फिक्स है कि अगर हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करना है तो दोनों के यूनिट्स को क्या होना पड़ेगा, बराबर होने पड़ेंगे, राइट। यूनिट डिफरेंट नहीं हो सकते, इन दोनों यूनिट्स को सेम होना पड़ेगा इन ऑर्डर टू ऐड। सेम अगर मान लीजिए हम 2 किलो और 2 ग्राम्स को जोड़ने के हैं तो अगेन आप बोलेंगे सर दोनों के यूनिट्स बराबर नहीं है तो आप जोड़ नहीं सकते हो, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम में, ठीक है। चलिए एक्सेप्टेड। अब मान लीजिए मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि 2 मीटर और 3 मीटर को जोड़िए तो क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर आप ना दोनों को जोड़ के जोड़िएगा तो 5 मीटर आएगा। तो आप देखिए यहाँ पर मीटर यूनिट इस्तेमाल हुआ, यहाँ मीटर है तो यहाँ आपका यूनिट में मीटर में ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, नो नॉट ए बिग डील। तो जब भी आप जोड़ते हैं या मान लीजिए कि 3 मीटर में 2 मीटर माइनस करते हैं, तो जब भी आप जोड़ते हैं या घटाते हैं तो यूनिट जो है वो एंड रिजल्ट का सेम आता है टू द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यूनिट ए प्लस यूनिट बी और यूनिट ए माइनस यूनिट बी इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिट, okay, two different units cannot be added or subtracted, it's need to be converted into the similar units and then only the subtraction or addition can be done. So baseline is only similar units can be added or subtracted, clear। तो इसी चीज को हम फॉलो करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि मान लीजिए हमें नहीं पता, एक फिजिकल क्वांटिटी है, इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मान लीजिए कि एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट मान लीजिए केल्विन है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर रिलेटेड है, मान लीजिए 1 केल्विन। दूसरी की फिजिकल क्वांटिटी है, मान लो इसका हमें पता नहीं है कि इसका यूनिट क्या होगा, लेकिन यहाँ में लिखा हुआ है 3। हमसे कोई पूछता है कि ये जो है ये 3, इसका यूनिट इज नॉट नोन टू अस, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6 केल्विन, और आपसे कोई पूछे कि ये क्वेश्चन मार्क में क्या भरेंगे आप, तो यूजिंग द सिमिलर थ्योरम दैट वी स्टेटेड अबव कि ओनली द सिमिलर यूनिट्स कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड, हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क्स के अंदर में सिर्फ केल्विन ही आएगा। मतलब अगर कुछ माइक्रो या ऐसा नहीं आता तो हम कह सकते हैं केल्विन पक्का आएगा, मतलब क्योंकि हम जानते हैं कि ओनली सिमिलर यूनिट्स को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आउटपुट जो है केल्विन में आ रहा है तो यहाँ 100% केल्विन होना चाहिए, ठीक है। तो ये थ्योरम आप ये थ्योरम हम फर्दर इस्तेमाल करेंगे, इसको अपने दिमाग में रखिएगा। तो अब हम बात कर रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस का फायदा क्या है हमारा। तो पहला जो इक्वेशन है डायमेंशन एनालिसिस, सबसे पहला जो फायदा है वो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये है कि इफ इक्वेशन फिजिकल इक्वेशन if a physical equation is a valid equation, then dimensional formula of LHS and RHS has to be same। अब ये भाई क्या इसका मतलब है, मतलब क्या हो गया। अब हम एक बेसिक जो हमने पढ़ रखा है वो उसकी तरफ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने न्यूटन्स का लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा है कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। मान लीजिए कि हम ही में से कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि सर ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन न्यूटन ने पता नहीं कैसे निकाल दिया, ये इक्वेशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस इक्वेशन को ऐसा होना चाहिए, v इक्वल टू ut प्लस at, ये इक्वेशन राइट होना चाहिए, ये तो न्यूटन ने गलत ही निकाला है। तो हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे कि भाई नहीं यही इक्वेशन राइट है जो कि आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये इक्वेशन आपकी रॉन्ग है। तो इसका हम बेसिकली क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, जिसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं। कि हम क्या कह रहे हैं
कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन एंड राइट हैंड साइड का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। सेकंड, हम क्या देख रहे हैं, यहाँ प्लस है, इसका मतलब अगर हमने यहाँ पढ़ा है कि ओनली सिमिलर यूनिट्स कैन बी एडेड, मतलब इसकी यूनिट और इसकी यूनिट तो 100% बराबर होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे पहले हम वेलोसिटी देखते हैं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, L बाई टी, मतलब ये हो गया LT माइनस 1। क्लियर। फिर u इज अगेन वेलोसिटी, तो u का भी डायमेंशन लेने से LT माइनस 1। ओके, अब यहां पर आया a, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी को फिर से लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो LT स्क्वायर हो गया। जब इसको 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा LT स्क्वायर इंटू टी, तो ये टी कट गया, तो ये हो गया LT माइनस 1। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में LT माइनस 1 है डायमेंशनली, यहां भी LT माइनस 1 है, प्लस यहां भी LT माइनस 1 हो गया 80 का वैल्यू। तो ये इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट है, बिकॉज आप LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 करेंगे तो LT माइनस 1 ही आएगा। जैसे 1 केल्विन और 3 केल्विन को जोड़ेंगे तो बेसिकली जो भी आपका, सॉरी ये 4 केल्विन होगा, मैं ज्यादा बढ़ा दिया इसको, 4 केल्विन, तो यहाँ यूनिट्स पे मतलब ये केल्विन होगा। तो इससे पता चल रहा कि कोई भी इक्वेशन राइट तभी होता है जब वो फिजिकल इक्वेशन अगर राइट तभी होता है जब बेसिकली वो डायमेंशनली करेक्ट दोनों साइड LHS पे भी हो RHS पे हो। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन जो है हमारा डायमेंशनल होमोजेनिटी के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये इक्वेशन राइट है। क्लियर। लेकिन जब हम इस इक्वेशन की बात आते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, u से t को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो u से अगर t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओनली क्या बचेगा, आपका l बचेगा यहाँ पे, क्योंकि t तो कट ही जाएगा। ये बचेगा LT माइनस 1, इधर तो LT माइनस 1 है। तो आप फिर से देखिए कि ये इधर हो गया LT माइनस 1, यहाँ हो गया L और यहाँ LT माइनस 1। तो LT माइनस 1 प्लस L तो कभी भी LT माइनस 1 हो नहीं सकता। मतलब ये इक्वेशन जो है हमारा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ये फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये इक्वेशन रॉन्ग है। ठीक है, तो इस पे कुछ कुछ कभी कभार क्वेरीज आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में, जहां पर आपसे इसके बेसिस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आप डायमेंशनल फॉर्मूलाज आप निकालें। फॉर एग्जांपल आपको एक मैं एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और ये बहुत सिंपल भी है, बस आपके दिमाग में खाली यही होना चाहिए कि सिमिलर यूनिट्स कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड एंड एवरी इक्वेशन मस्ट सैटिस्फाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यही चीज आपको समझ में आनी चाहिए। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर हम एक इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे कि पावर इक्वल टू a माइनस bx by t, ओके, where a and b are two physical quantities, ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है। तो इनके डायमेंशन निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a and b where a and b are physical quantity। इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, a b कुछ भी हो सकते हैं। x जो है ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, इधर पावर है। ओके, तो ये क्या हो गया, मतलब सिंपल हो गया कि ये pt हो गया इक्वल टू a माइनस bx। अब हमने क्या बोला कि सिमिलर यूनिट्स कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड, तो मैं पावर को वापस से डिफाइन नहीं कर रहा हूं, पावर इक्वल टू हमें मालूम है कि वर्क बाय टाइम होता है, इधर टाइम आ चुका है। तो ये टी कट गया। ओके, तो इसका डायमेंशन, वर्क का डायमेंशन हमें अभी पढ़ा ही था, मास इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस वाला, a माइनस बी एक्स। अच्छा, फिर फोर्स इंटू डिस्टेंस का मतलब हो गया मास इंटू एक्सलेरेशन, मतलब ये हो गया m l स्क्वायर t माइनस 2। फिर से पीछे वाला स्लाइड, पीछे वाला पोर्शन को रिवाइज कर सकते, देख सकते, इक्वल टू a माइनस बी एक्स, मतलब बी एक्स का मतलब होगा b इंटू एल। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है कि अगर LHS ये है तो RHS भी यही होना चाहिए, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही हमारा कह रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि a का वैल्यू क्या होगा, a का डायमेंशन होगा m l स्क्वायर t माइनस 2, और bl का डायमेंशन क्या होगा,
m l स्क्वायर t माइनस 2, तो l कट गया, तो b का किसी डायमेंशन क्या होगा, m l t माइनस 2। क्लियर? तो इस तरह हमने a और b का डायमेंशन निकाल दिया। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में, ठीक है। तो आप अपने एनसीईआरटी के बुक्स रेफर करें, एंड अगर आपको इसमें किसी भी तरह के कोई इश्यूज आती है तो आप हमें भेजें। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको सेल्फ रीडिंग के लिए छोड़ रहा हूँ इस फर्स्ट चैप्टर्स में एनसीईआरटी के। इसमें एरर्स के बारे में है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बारे में है, कैलकुलेशंस के बारे में है, साइंटिफिक एरर्स क्या होता है, साइंटिफिक सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं, रैंडम एरर्स क्या होता है, इरेगुलर एरर्स क्या होता है, प्रिसिजन किसको कहते हैं। तो ये सब आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकते हैं, और फिर भी अगर आपको इसमें कुछ डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चूंकि ये सब चैप्टर्स उतने माने ये सब टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप सेल्फ स्टडी करके भी समझ सकते हैं। ये पर्टिकुलर था, इसमें कुछ पोर्शन ऐसी थी जिसकी रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, इसलिए मैंने बताया। तो आई होप आपको ये पहला टॉपिक ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक बटन को प्रेस करें। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप हमें ये भी कमेंट करके लिख सकते हैं कि क्या और चीजें हम अपने चैनल में इंक्लूड करें, जिससे आपको पता चले कि ये आपके लिए और प्रोडक्टिव है, आपके टारगेट को अचीव करने में और हेल्पफुल है। अगर आपको वॉइस मॉड्यूलेशंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी हमें बताएं, हम उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये हमारा पूरा एफर्ट ही इसीलिए है कि हम चाहते हैं कि आज के डेट में जो इतने महंगे कोचिंग्स हैं, सब कुछ है, उनको कैसे एक स्टूडेंट, जहां इंटरनेट पैक इतना सस्ता हो रखा है कि कोचिंग्स मतलब ऑफ लाख रुपीस की कोचिंग चल रही है, वहां पे सभी के लिए अवेलेबल वाले ना हो, लेकिन हम क्वालिटी मटेरियल अवेलेबल कराने की कोशिश कराएंगे। एंड फिजिक्स में अपने एक्सपीरियंस से एक बार बता सकता हूँ कि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर है तो नो मैटर आपको किसी भी तरह का सवाल, किसी भी तरह के एंगल से, किसी भी तरह से घुमा फिरा से पूछा जाए, आप उसका आंसर बखूबी दे सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एज वेल, जहां आपको अमाउंट ऑफ इन्वेस्टेड टाइम और उसका आउटपुट में बहुत डिफरेंस है। एक बार आपको चीजें समझ आनी चाहिए। इसमें कहीं ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिसको आपको रटना पड़े, जिसको आपको याद करना पड़े, ठीक है। एक्सेप्ट 2-3 फैक्टर्स ऐसे हैं चूंकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं आए हैं, 12th में नहीं, 12th के कुछ मैथमेटिकल सिलेबस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, लेकिन हम उसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है, आपको हम बताएंगे, ताकि आपको वो भी याद ना करना पड़े और आप स्मूथली आगे बढ़ सके। तो बाद की बातें बाद में, फिलहाल हम यूनिट एंड डायमेंशन का जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें बेझिझक भेजें, और वील बी हैप्पी टू हेल्प यू। एंड टिल देन, bye from the physics group and take care.